चलो स्टार्ट करते हैं फिर इसको। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, सिंप्लीफाई द सर्किट बाय राइटिंग इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन, ऑल्सो राइट योर कंक्लूजन। ओके, अपने को ये सर्किट दिया ना, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कब? ओके, कब सिंप्लीफाई करना है? जब आप इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख लो। तो पहले लॉजिकल एक्सप्रेशन देख लेते क्या होता है। अच्छा देखो, अगर ये पूरा सर्किट देखोगे, ये कनेक्टेड है पैरेलल और सीरीज में, राइट? पता है ना सीरीज और पैरेलल में क्या होता है। अगर स्विचेस पैरेलल में कनेक्टेड है, कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव्स आता है? अगर स्विचेस पैरेलल में कनेक्टेड है तो कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव्स आता है? और डिसजंक्शन, ये सर नो। देखो, इफ नोट्स या इसके लिए क्या क्या रिकॉल्स तुम कर सकते हो वो देख लो। रिकॉल्स, if two switches are connected in parallel बोल लो, then if two switches are connected in parallel, then the logical connective used is, then the logical connectives used, then the logical connective or is used। और कैसे लिखते हैं अपन और को? ऐसे, राइट? ये सबको पता है ना और कैसे लिखते हैं? इज यूज्ड। इतना क्लियर हुआ? अब एक तो तुमने बात कर रही पैरेलल की, अब किसकी बात करना है? अब किसकी बात करना है? सीरीज। ओके, इफ टू स्विचेस are connected in series, then the logical connectives, yes, logical connectives A and D, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या था? ये सर नो, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म था, इज यूज्ड। इतना क्लियर हो गया? अब इसको नोट डाउन कर लो और फिर आगे चलते हैं, ठीक है? अगर आप देखो, नहीं ये लिखना नहीं है, एक रिकॉल चल रहा है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है? हाँ, जहाँ से आंसर। इतना क्लियर हो गया? ये लिख लिया, अभी आगे देखो, ठीक है? इसको मैं इरेज कर दूं, ये हो गया ना तुम लोग का लिख के? फटाफट लिखो, अब आगे देखो। चलो इसका अभी सोल्यूशन निकाल दे, ठीक है? अब यहां पे क्या नोटिस कर सकते हो तुम? पहले तो ये देखो, ये दोनों जो स्विचेस है ये किस में कनेक्टेड है? पैरेलल। तो कौन सा कनेक्टिव यूज होगा? और ये पूरा जो सर्किट है ये सीरीज है S1 के साथ और S2 के साथ। क्लियर हो गया? अब स्विच S1 को एक नाम दे दो, S2 को एक नाम दे दो। लेट, सोल्यूशन देखो इसका, लेट S1 नहीं P बोल दो, P द स्विच S1, नेगेशन भी यूज हुआ है ना, अगर यहाँ डैश दिखता है, डैश मतलब नेगेशन, क्लियर है? अब ये डैश देख रहे हो, S1 डैश विजिबल है वहां पे, इसकी बात कर रही है, S1 डैश है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेशन ऑफ P। सो द स्विच S1 डैश, फिर क्या है अपने पास? S2 है ना, उसको बोल दिया Q, द स्विच S2, नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा? द स्विच
S2 डैश। इतना क्लियर हो गया? अब आगे देखो, सो देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म of the given circuit is क्या हो जाएगा? पहले तो उन पैरेलल वालों को लिख लो, ये जो S1 डैश और S2 डैश जो पैरेलल में उनको लिख लो। तो क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। इतना क्लियर हो गया? और ये पूरा ये बॉक्स जो हाईलाइट किया है रेड वाले से, ये पूरा बॉक्स सीरीज में ना S1 एंड S2 के, S1 मतलब P और S2 मतलब Q। ये इतना क्लियर हो गया तुम सबको? ये डाउट आ रहा है? इतना क्लियर है ना? चलो इसको लिख लो। तो ये तुम्हारा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, ठीक है? चलो ये हो गया लिख के। अब इसको करना है सिंप्लीफाई, ठीक है? सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको वो लॉज चाहिए होंगे, याद है? 8-9 लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, फिर क्या था, आइडेंटिटी लॉ, एसोसिएटिव लॉ, वो सब याद है तुम सबको? अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तुम सबको लॉज आते हैं? लॉज आता है ना? लॉज जैसे तुम्हारे पास कुछ बेसिकली 8-9 लॉज है ना। पहला आइडेम्पोटेंट, दूसरा तुम डी मॉर्गन्स देख लो, तीसरा तुम एसोसिएटिव बोल दो, है ना? फिर उसके बाद तुम्हारे पास कॉम्प्लीमेंट लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एब्जॉर्प्शन लॉ है, फिर कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ। ये सारे लॉज हम यूज़ करके इनको सिंप्लीफाई करते हैं। बट अभी यहाँ के लिए तो फिलहाल हमें जो लॉज चाहिए वो एक बार देख लो। आप सभी को मैं पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझा देता हूँ होता क्या है, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है वो देख लो। अगर देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में P एंड Q और R है, अब आपको तुमको क्या यूज करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इतना क्लियर है? अब तुम डिस्ट्रीब्यूट करो इस P को ओवर Q और R, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव कैसा? अपन नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, एकदम मल्टीप्लाई जैसा ही है। अगर मैं P को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ Q और R के साथ, व्हाट आई कैन राइट हियर इज P एंड Q और P एंड R। इतना क्लियर हो गया? ये जो एंड वाला साइन है ना, ये Q के साथ भी जाएगा और R के साथ भी जाएगा, और बीच में कौन सा साइन आ रहा है देखो? और का। क्लियर हो गया? वो एक लॉ हो गया। दूसरा लॉ तुम्हारे पास क्या है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव में क्या होगा? P एंड Q एंड R। इनिशियली कौन से दो वैल्यूज एसोसिएट हैं? Q एंड R एक दूसरे से एसोसिएट है ना? ये एसोसिएशन को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ यूजिंग P एंड Q एंड R। तो मैंने क्या किया? पहले इनिशियली एसोसिएशन किसके किसके बीच में था? Q एंड R के बीच में, और मैंने वो एसोसिएशन किस पे शिफ्ट कर दिया? P एंड Q में। ये कब पॉसिबल है? जब आपका लॉजिकल कनेक्टिव सेम हो। देखो ये दोनों सेम है, एंड है। यही सेम चीज़ किसके लिए हो सकती है? और के लिए भी हो सकती है। P और Q और R, ये क्या हो जाएगा? P और Q और R। तो जब तीन क्वांटिटीज दिखे और तीन क्वांटिटीज के बीच में दो सेम कनेक्टिव्स यूज हुए हो, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? वहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव, सॉरी एसोसिएटिव लॉ यूज हो रहा है। क्लियर हो गया इतना? ये एक दो। और कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ याद है तुम सबको? एक मिनट रुक जाओ, पहले एक बार रिकॉल करवा दो सब, फिर लिखो। कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? मान लो P है, तो P का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नेगेशन P, ठीक है? नेगेशन P। Q है, Q का कॉम्प्लीमेंट क्या है? नेगेशन Q। अगर वो दोनों एक साथ हैं, चाहे एंड यूज हुआ हो चाहे और यूज हुआ, अगर Q और उसका कॉम्प्लीमेंट एक साथ है विथ लॉजिकल कनेक्टिव एंड और, उसमें आपको क्या करना चाहिए वो देख लो। P एंड नेगेशन ऑफ P। तो इसका आंसर क्या आएगा? कोई गेस करेगा?
बहुत आसान सा है, उतना सोचो मत, कुछ याद रखने जैसा नहीं है यहाँ पे। अगर मान लो मैंने पी को ट्रू ले लिया, एंड यूज हुआ ना, एंड का कंडीशन क्या था, दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, नहीं तो फॉल्स, है ना। अगर मैंने एक को ट्रू ले लिया तो क्या ये कभी ट्रू बन पाएगा, नहीं, मतलब दोनों सेम आने वाले ही नहीं है, दोनों ट्रू एक साथ आ सकते क्या, नहीं, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स। इतना क्लियर हो गया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पी और नगेशन ऑफ पी, है ना, पी और नगेशन ऑफ पी। अब वहां पे कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज हुआ है, और में क्या होता है, दोनों फॉल्स तो ही आंसर फॉल्स, नहीं तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो ही फॉल्स, राइट। अगर मैं इसको ट्रू ले लूं तो ये फॉल्स बन जाएगा, और इसको फॉल्स ले लूं तो ये ट्रू बन जाएगा। क्या दोनों फॉल्स एक साथ कभी आ पाएंगे, मेरा क्वेश्चन क्या था, अगर मैं इसको ट्रू ले लूं तो ये फॉल्स बन जा रहा है, और अगर इसको फॉल्स ले लूं तो ये ट्रू बन जा रहा है। क्या दोनों फॉल्स एक साथ आएंगे, नहीं, तो क्या आंसर कभी फॉल्स हो पाएगा इसका, कभी नहीं, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ट्रू। इतना क्लियर हो गया तुम सबको। इतना क्लियर हो गया ना। सो इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब एक और लॉ यूज होगा, मे भी यूज हुआ कि नहीं पता नहीं, पर देखते क्या है। अच्छा, जब भी आप कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करोगे, बाय डिफॉल्ट आइडेंटिटी लॉ आपका नेक्स्ट स्टेप में यूज होगा। मैंने क्या बोला, अगर आपने कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया है तो उसके नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिटी लॉ ही यूज होगा। क्यों, आइडेंटिटी लॉज में हम टी एंड एफ के साथ काम कर रहे होते हैं, तो जब आप टी एंड एफ के साथ काम करोगे तो वहां पे आइडेंटिटी लॉ आना लाजमी सा है, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी लॉ होता क्या है। इतना क्लियर है। अब आइडेंटिटी लॉ में पहले ये देख लो, पी एंड टी, पी एंड टी में आंसर क्या हो सकता है, कोई गेस करेगा यहाँ पे, पी एंड टी में आंसर क्या हो सकता है, ज्यादा कुछ सोचो मत, मतलब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सोचो पी कौन कौन से वैल्यूज ले सकता है, पी ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, राइट। अच्छा, एंड में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अगर मैं पहले पी को ट्रू लेता हूँ, पहले पी को, तो ट्रू एंड ट्रू क्या आ रहा है, ट्रू। और अगर मैं पी को फॉल्स लेता हूँ तो फॉल्स एंड ट्रू क्या आ रहा है, फॉल्स। जो मैं पी ले रहा हूँ वही मेरा आंसर बन जा रहा है, समझ में आ रहा है। अगर मैं पी को ट्रू ले रहा हूँ तो आंसर ट्रू बन जा रहा है, और पी को फॉल्स ले रहा हूँ तो आंसर फॉल्स बन जा रहा है, तो जो पी ले रहा हूँ वही आंसर में आ रहा है। इतना क्लियर हुआ। अब इसको ले लो पी एंड एफ, पी एंड एफ। अब पी के पास कौन कौन से वैल्यूज है, फिर से दो वैल्यूज है, एक तो ट्रू हो सकता है और दूसरा फॉल्स हो सकता है, और लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा यूज है, एंड, उसके साथ कौन है, एफ। अगर इसको फॉल्स लिया तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या आने वाला, फॉल्स। एंड की कंडीशन क्या है, दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू ना। अब मैंने पी को पहले ले लिया फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स क्या आने वाला, फॉल्स। और पी को ट्रू ले लिया, ट्रू एंड फॉल्स तो भी फॉल्स, चाहे मैं पी को ट्रू लूं चाहे मैं फॉल्स लूं, हर बार आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स। अब P और T देख लो, P और T क्या होगा, देखो P के वैल्यूज वहां पे रख के देखो क्या क्या आते हैं। अगर P को ट्रू ले लिया तो अच्छा, और में होता क्या है, दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, नहीं तो हर एक के लिए ट्रू, यही कंडीशन है ना। अगर दोनों ट्रू, सॉरी दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, नहीं तो ट्रू। अब यहाँ पे मैं P को ले लेता हूँ ट्रू, ट्रू और ट्रू क्या आने वाला, ट्रू, दोनों फॉल्स नहीं मिले ना। अब P को ले लेता हूँ फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फिर भी T, दोनों ही केस में मुझे आंसर क्या आ रहा है, T। अब देख लो लास्ट वाला P और F, और है ना, और में क्या होता है, दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स। अब मैं इसको इनिशियली लेता हूँ ट्रू, ट्रू और फॉल्स क्या होएगा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू ना, और यूज हुआ तो ट्रू।
और अगर मैं p को फॉल्स ले लूँ, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, जो मैं p की वैल्यूज ले रहा हूँ वही मुझे आंसर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इट मीन्स मेरा इसका आंसर क्या आने वाला है, p। ये 4 लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आए, ये मान के चलो ये 4 लॉज मैक्सिमम यूज होने वाले हैं, ठीक है। एसोसिएटिव आपका फर्स्ट स्टेप ही होता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में। एसोसिएटिव के बाद आप डिस्ट्रीब्यूटिव पे जाते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद आप कॉम्प्लीमेंट पे, और कॉम्प्लीमेंट के बाद आप आइडेंटिटी यूज करते हो। क्लियर हो गया? जरूरी नहीं है कि एक ही बार यूज हुआ हो, 2 बार भी यूज हो सकता है, 3 बार भी यूज हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। चलो उसको लिख लो, चलो उसको, ये लॉस पहले तुम एक बार देख लो, ठीक है। और जिसको भी डाउट है वो पूछ लो। प्रथम समझ में आ रहा है ये सब? चलो एक बार पहले देख लो, उसके बाद करवाता हूँ फिर से। फटाफट देख लो, लिख लो इसको फटाक से। तो ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं, ये मैंने सिर्फ रिकॉल करवाया है, ठीक है। हम इनको यूज करने वाले हैं इसके लिए, यहाँ से ये वाले, ये पूरे रिकॉल के पार्ट है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ये सब यूज होने वाला है और आपको काफ़ी टाइम हो गया पढ़ के, इसलिए मैंने उसे फिर से लिख दिया है। ओके, हमारा सोल्यूशन, हमारा इन लॉज को पढ़ने का एम ये है ताकि हम इसे सिंप्लीफाई कर सके। ओके, आंसर मिलना चाहिए। चलो ये हो गया तुम्हारा, ये सब हो गया। लॉज इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अभी की बात कर लो, चाहे नहीं समझा नूर आपको, लास्ट वाला नहीं समझा, ठीक है देखते एक बार फिर से उसको। फर्स्ट वाला समझ गया ना क्या हुआ? नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है वो फर्स्ट वाला। देखो आप p को मल्टीप्लाई कर दो q एंड r के साथ, q और r के साथ। एसोसिएटिव मतलब क्या, दो क्वांटिटीज पहले जिनका एसोसिएशन था। अच्छा चलो जब एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, यहाँ देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, पहले नोटिस करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कब करना चाहिए। दोनों का जो लॉजिकल कनेक्टिव वो डिफरेंट है। देखो इधर बाहर एंड है और अंदर और है। क्लियर हो गया? अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में सोचो। क्लियर हो गया? अब मैं p को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा q एंड r पे और r पे। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया p q के साथ, तो क्या मिलेगा, p एंड q। और ये बीच वाला और यहाँ आता है, और ये वाला डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर r, तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर हो गया? एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 क्वांटिटीज चाहिए, कोई भी 3 स्टेटमेंट पैटर्न्स हो सकते हैं, लॉजिकल सॉरी आपके ये पी क्यू आर हो सकते हैं, उनके बीच में अगर साइन सेम है, लॉजिकल कनेक्टिव सेम है, तो वहाँ पे क्या याद आना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ। देखो यहाँ पे भी एंड यहाँ पे दोनों सेम है ना, और अब इनिशियली एसोसिएशन किसके बीच में था, क्यू और क्यू एंड आर के बीच में। ये एसोसिएशन हमने शिफ्ट कर दिया क्यू एंड पी एंड क्यू पे। वैसे ही यहाँ पे एसोसिएशन किसका था, क्यू और आर का, और वो एसोसिएशन हमने शिफ्ट कर दिया पी और क्यू पे। साइन सेम रहेगा, करेक्ट। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होगा, अगर आपके पास, अच्छा किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट, मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था, किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट p है। अगर मेरे पास सपोज करो एक स्टेटमेंट लेटर p है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, नेगेशन p हमेशा। q है तो उसका कॉम्प्लीमेंट नेगेशन q। अगर वो दोनों एक साथ है, चाहे एंड के साथ हो चाहे और के साथ हो, उस केस में आंसर क्या होना चाहिए वो देखो, p एंड नेगेशन p। एंड में हमें क्या पता था, एंड में दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अगर मैं इसको ट्रू ले लूँ तो ये कभी ट्रू हो पाएगा क्या, नहीं। तो दोनों ट्रू एक साथ आ पाएगा क्या, नहीं। तो जब दोनों ट्रू एक साथ नहीं आएगा तो आंसर यहाँ ट्रू हो ही नहीं सकता कभी। क्लियर हो गया? तो एक ही ऑप्शन बचा, फॉल्स। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे और में हमने क्या पढ़ा था, दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, करेक्ट है। अगर मैं इसको फॉल्स ले भी लूँ, क्या ये कभी आपको फॉल्स होने देगा, नहीं। तो क्या दोनों फॉल्स एक साथ आ पाएंगे, जब दोनों फॉल्स एक साथ नहीं आ सकते तो क्या आंसर हमेशा फॉल्स आएगा, कभी नहीं, हमेशा आंसर ट्रू होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ p एंड t, तो अब p के ऊपर कौन कौन से, p के पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, एक तो ट्रू का अवेलेबल है और दूसरा फॉल्स का। और लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है, यूज एंड। अगर मैं p को ट्रू ले लूँ, p को मैं ट्रू ले लूँ तो ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू। और p को फॉल्स ले लूँ तो फॉल्स एंड ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स। जो भी मैं p का वैल्यू ले रहा हूँ ना वही आंसर में आ जा रहा है, तो सीधा का सीधा पूरा p आ जा रहा है वहाँ पे। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो p एंड f, एंड है यूज्ड।
दोनों में एंड में हमें चाहिए क्या था, दोनों ट्रू, पर दोनों ट्रू तो मिला ही नहीं, एक तो पहले से ही फॉल्स बैठा हुआ है, तो चाहे तुम पी को ट्रू लो चाहे फॉल्स लो, हर बार आंसर फॉल्स आने वाला है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो और टी है ना, और में क्या होना चाहिए था, दोनों फॉल्स होना चाहिए था। क्या दोनों फॉल्स कभी हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि एक तो ऑलरेडी टी है, पी को तुम चाहे जो लेना वो ले लो, हमेशा आंसर ट्रू आना चाहिए वहाँ पे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे सुनो, पी और एफ, एक एफ है, मतलब पी के ऊपर हम थोड़ा काम कर सकते हैं, राइट? अगर मैंने पी को ट्रू ले लिया तो ट्रू और फॉल्स आंसर हो गया ट्रू, और पी को मैंने फॉल्स ले लिया, फॉल्स और फॉल्स आंसर हो गया फॉल्स। जो पी को लिया वही आंसर में रिफ्लेक्ट हुआ। क्लियर हो गया? इतना इतना लिख लिया था सबने? चलो अब आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे कौन सा लॉ तुम अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे क्या नोटिस कर सकते हैं, 1 2 और 3, तीन क्वांटिटीज है और तीनों के बीच में सेम साइन यूज हुआ है। देखो तीनों के बीच में एंड और एंड यूज हुआ है, तो सबसे पहला कौन सा लॉ यूज होना चाहिए, एसोसिएटिव। नाउ सिंप्लीफिकेशन इसका देख लो, तुम्हारे पास है P एंड negation P और negation Q एंड Q। पहला लॉ कौन सा यूज करोगे तुम, एसोसिएटिव ना, तीन क्वांटिटीज तुम्हारे पास है और तीनों के बीच में साइन कौन सा, एंड, दैट इज योर सेम साइन। एसोसिएट कर दो तो इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, P एंड negation P और negation Q, एसोसिएट किया एंड Q, कौन सा लॉ यूज किया, एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे डाउट आया? नहीं। एसोसिएटिव के बाद आप क्या नोटिस कर सकते हो, साइंस आर डिफरेंट, है ना? हाँ यस, डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर साइंस डिफरेंट है तो आप क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूट करो तो P को डिस्ट्रीब्यूट करना ओवर negation P एंड ओवर negation Q, तो क्या हो जाएगा, P एंड negation P और P एंड negation Q एंड Q। कौन सा लॉ यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इतना क्लियर हो गया? चलो सेकंड टर्म के बारे में तो हम कुछ नहीं सोच सकते, पर फर्स्ट टर्म के बारे में क्या सोच सकते हो, P और उसका नेगेशन एक साथ है, P और उसका कॉम्प्लीमेंट एक साथ है, ऐसा कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज हो सकता है, राइट? तो इसका आंसर आएगा क्या, फॉल्स। फॉल्स का और क्या बोलते हैं अपन, कॉन्ट्राडिक्शन भी बोलते हैं ना, तो सी बोल दो, मैं फॉल्स के साथ काम करता हूँ। अब भी हमने पढ़ा ना, P एंड negation P, इसका आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स, और P एंड negation Q एंड Q, कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। इतना क्लियर हो गया? मैंने आपको जब कॉम्प्लीमेंट एक्सप्लेन किया और जब आइडेंटिटी लॉ एक्सप्लेन किया तो मैंने एक लाइन बोला, जब भी आप कॉम्प्लीमेंट यूज हो गए नेक्स्ट स्टेप में कौन सा लॉ यूज होना चाहिए, आइडेंटिटी लॉ। क्यों आइडेंटिटी लॉ, क्योंकि आइडेंटिटी लॉ ट्रू और फॉल्स के साथ डील करता है और यहाँ पे हमारे साथ फॉल्स है। इतना क्लियर हो गया? अब इसको एक सिंगल स्टेटमेंट बोलो और इसको एक सिंगल स्टेटमेंट बोलो, दोनों के बीच में कौन सा कनेक्टिव यूज हुआ है, और। तो अगर इस पूरे क्वांटिटी को मैं ट्रू ले लूँ, ट्रू और फॉल्स, ट्रू हो गया, है ना? याद है तुमको? अभी देखो यहाँ पे P और F, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, P को ले लो तुम फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, P को तुम ले लो ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, तो जो तुम P ले रहे हो वही तो आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब तुम क्या नोटिस कर सकते हो, ये पूरा वैसे के वैसे रिटर्न आने वाला है। सो इट इज इक्वल्स टू P एंड negation Q एंड P एंड Q। यहाँ पे डाउट आया, कौन सा लॉ यूज किया तुमने, इतना क्लियर हो गया? अब फिर से तीन क्वांटिटीज बचे और तीनों क्वांटिटीज के बीच में साइन क्या है, सेम है, ओके। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, एसोसिएटिव कर सकते हो क्या, एसोसिएटिव कर दिया तो क्या नोटिस करोगे,
देखो एसोसिएशन है किसके किसके बीच में, मैंने क्या बोला था, अगर दो साइन सेम मिल जाए तो कौन सा लॉ याद आना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ, राइट। तो यहाँ पे तुम क्या यूज कर दो, एसोसिएटिव क्या मिल जाएगा, P एंड negation Q एंड Q। फारूक समझ में आ रही है, एसोसिएटिव लॉ, इतना क्लियर हो गया। अब तुम यहाँ क्या नोटिस कर सकते हो, ब्रैकेट को क्या नोटिस कर सकते हो, ये ब्रैकेट देख रहे हो, ये ब्रैकेट क्या नोटिस कर सकते हैं, Q और उसका कॉम्प्लीमेंट एक साथ है, देख लो, Q और उसका कॉम्प्लीमेंट एक साथ है, मतलब मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, करेक्ट है। Q है और उसका कॉम्प्लीमेंट एक साथ है, जब भी ऐसा होता है हमारे दिमाग में क्या याद आना चाहिए, हमेशा कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ से क्या आएगा इसका आंसर, F, ये सर नो। तो इसका आंसर आने वाला है P एंड F। रीजन क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और जब भी तुम कॉम्प्लीमेंट यूज करो उसके बाद क्या यूज करना चाहिए, वेरी गुड, आइडेंटिटी, P एंड F। P को ले लिया ट्रू, P को एंड यूज हुआ है ना, एंड हमेशा आंसर फॉल्स होना चाहिए, एंड है ना, एंड में कंडीशन क्या था, दोनों ट्रू चाहिए था, क्या दोनों ट्रू एक साथ हो पाएगा कभी नहीं, एक तो पहले से फॉल्स बन चुका, तो दोनों ट्रू होने के चांसेस है ही नहीं, तो हमेशा इसका आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स, हमेशा इसका आंसर आने वाला है फॉल्स। और कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या यूज करना चाहिए हमें, आइडेंटिटी लॉ। तो हमने सिंप्लीफाई भी कर दिया, उनका क्या उन्होंने क्या पूछा था, सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट बाय राइटिंग इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो यहाँ तुमने लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख दिया और यहाँ पे तुमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब वो क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो राइट योर कंक्लूजन। अब तुम्हारा कंक्लूजन क्या होगा, सोचो, स्पेस नहीं है ना, पहले इसको लिख लो, चलो ये हो गया लिख के। अब यहाँ पे सुनो, अगर आंसर ट्रू हो जाए इसका मतलब क्या, लैंप हमेशा, अच्छा कभी भी आप सर्किट स्विचिंग सर्किट देखो, स्विचिंग टेबल में आप क्या नोटिस कर सकते हो, 1 और 0 ना। अच्छा 1 का मतलब क्या होता है, लैंप विल ऑलवेज ग्लो। 1 किसको इम्प्लाई करता है, ट्रू को, और फॉल्स किसको इम्प्लाई करता है, 0 को। फॉल्स इम्प्लाई कर रहा है 0 को, राइट। अगर आंसर फॉल्स है तो क्या ये लैंप कभी ग्लो कर पाएगा, सो व्हाट इज योर कंक्लूजन, ये हो चुका ना लिख के अभी। सो नेक्स्ट इज द लास्ट इज व्हाट, conclusion. The lamp will never glow. लैम्प विल नेवर ग्लो, किसके ऊपर वो डिपेंड करेगा क्या, सर्किट तुम्हारा कनेक्शन देखो पैरेलल भी है सीरीज भी है, सो द लैम्प विल नेवर ग्लो इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू कैन से, इररेस्पेक्टिव ऑफ स्विचिंग सर्किट्स, स्विचेस बोल सकते हो ना। सो लैम्प विल नेवर ग्लो irrespective of switches। इतना करने पे तुमको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये डिफिकल्ट नहीं है, अगर चीजें आप रिकॉल कर करके जाओ, चीजें रिकॉल वहां पे कर तो सकते नहीं हो, चीज़ों को बार बार देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा जब भी लॉजिक पढ़ो, हमेशा पहली चीज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तुमको अप्लाई करने आना चाहिए, दूसरी चीज़ एसोसिएटिव लॉ, तीसरा आपको आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट, चौथा अगर कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया तो आइडेंटिटी यूज़ ही होगा, ठीक है। कभी कभार डी मॉर्गन्स लॉ भी यूज़ हो जाता है, तो डी मॉर्गन्स लॉ में 5वां प्रेफरेंस दूंगा, बट ये पाँचों के पाँचों लॉज आप अगर पढ़ रहे हो लॉस तो इन पांचों का पहला प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। डी मॉर्गन्स ये है ना, आपके पास P एंड Q है, इसका नेगेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, नॉट P और नॉट Q, ये क्लियर हो गया। अब वो एंड के लिए कर दिया, अब उसी को और के लिए कर दो, इधर और होगा तो उधर एंड हो जाएगा, नाम नहीं आ रहा है, पर डिस्ट्रीब्यूटिव तो इजी है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव। कॉम्प्लीमेंट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, Q और उसका नेगेशन एक साथ मिल जाए तो कॉम्प्लीमेंट बन गया। कॉम्प्लीमेंट के बाद अगर ट्रू और फॉल्स आ जाए तो आइडेंटिटी याद कर लो,
क्लियर हो गया? चलो अभी आगे देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट। जो लॉज अभी तुमने पढ़े ना, जो लॉज तुमने अभी पढ़े वो लॉज फिर से यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? जो लॉज तुमने पढ़े ना वो लॉज को यहाँ पे फिर से अप्लाई करना है। चले आगे चले। सो सोल्यूशन, ओके आपके पास गिवन स्टेटमेंट क्या है? गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, हाँ कर लो। चलो अब यहाँ पे सुनो, आपको क्या प्रूव करना है वो देख लो, ठीक है? टू प्रूव P and Q और negation P and Q और P and negation Q is equivalent to P or Q. This what you have to prove. This is what you have to prove. Now you start with your LHS. What is the LHS you have is, चलो ये प्रूव करते हैं। So P and Q और negation P and Q और P and negation Q, क्या नोटिस कर सकते हो यहाँ पे? यहाँ पे देखो तो एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी और तीन क्वांटिटी, तीनों के बीच में कौन सा साइन यूज हुआ है? सेम साइन। अगर सेम साइन यूज हुआ तो कौन सा लॉ याद आना चाहिए? एसोसिएटिव। वेरी गुड। तो अगर मैंने एसोसिएटिव यूज किया, एसोसिएटिव आप पहले तो इन दोनों पे भी लेके कर सकते हो या तो फिर लास्ट के दोनों पे भी करो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है? मैं फर्स्ट टू को लेके करता हूँ, P and Q और negation P and Q, इतना क्लियर हो गया? और P and negation Q तुमने ऐसे के ऐसे रख दिया और यहाँ पे क्या तुमने बोला? इट इज एसोसिएटिव लॉ। ये इतना क्लियर हो गया तुम सबको? अच्छा हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटी को ही क्यों लिया? मैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटीज को लेने के पीछे बहुत अच्छा रीजन भी है। क्या आप देख सकते हो दोनों में Q सेम यूज हुआ है? अगर आप नोटिस करो, दिस Q एंड दिस Q हैव द सेम साइन, हैव द सेम लॉजिकल कनेक्टिव एंड। समझ में आ रहा है? कैन यू टेक Q कॉमन फ्रॉम दिस वन? अगर आप देखो एंड Q दोनों में है तो क्या हम एंड Q कॉमन कर सकते हैं? अच्छा सुनो, अगर मान लो सर हमने फर्स्ट सेकंड ले लिया और जैसे आपने बोला सेकंड और थर्ड लेते, क्या आपको वहां पे कुछ कॉमन दिख रहा है? दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो सेकंड एंड थर्ड के साथ प्रोसीड करना लाइक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आंसर तो आएगा बट इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। चलो ठीक है, एसोसिएटिव में आप फर्स्ट को थर्ड के साथ भी ले सकते हो क्योंकि साइन तुम्हारा यूज हुआ है। फर्स्ट एंड थर्ड को लेने से तुम्हें क्या हेल्प मिल जाएगा? P कॉमन मिल जाएगा, ठीक है? तो देखो क्या कॉमन मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग तुम प्रोसीड करोगे। नहीं, हाँ कॉमन मतलब कॉमन निकालना मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ना, डिस्ट्रीब्यूट किया बट रिवर्स वे में। समझ में आ गया? अब मैं यहाँ से Q कॉमन करता हूँ। अगर मैंने Q कॉमन कर लिया तो एंड Q निकलेगा ना बाहर, क्योंकि Q के पास कौन सा साइन है? एंड। अब यहाँ बचा क्या? P और negation P। इतना क्लियर हो गया उमर? बच क्या गया? और P एंड negation Q। कौन सा लॉ आपने बोला? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बट इन रिवर्स ऑर्डर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये इतना समझ में आ गया? अब तुम इस ब्रैकेट के बारे में क्या सोचोगे? ब्रैकेट है ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्यों कॉम्प्लीमेंट? क्योंकि P और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों एक साथ है ना, P एंड और negation P। क्या होगा आंसर? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? दो ही आंसर हो सकते हैं ना, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। फॉल्स हो सकता है, ठीक है? बात करते हैं लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है? और मतलब अगर ये ट्रू हो गया, और मतलब क्या? दोनों फॉल्स चाहिए ना, और मतलब क्या? दोनों फॉल्स रहा तो आंसर फॉल्स, करेक्ट है? नहीं तो ट्रू। अगर मैं
p को फॉल्स ले लेता हूँ, ये क्या बन जा रहा है, ट्रू। और अगर इसको तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। दोनों फॉल्स एक साथ आए क्या? यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा यूज हुआ है, और प्रथम, प्रथम, यहाँ ध्यान दो ना, क्यों आवाज, ओके, और यूज हुआ है ना। और का कंडीशन क्या है, दोनों फॉल्स होने चाहिए, तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स ना। अब मैं p को ले रहा हूँ ट्रू, तो क्या ये कभी फॉल्स, ये ट्रू नहीं होगा ना, ये फॉल्स मिल गया। और अगर इसको ले लिया फॉल्स, तो ये हो जाएगा ट्रू। क्या दोनों फॉल्स एक साथ आना पॉसिबल है यहाँ पे? नहीं। तो जब दोनों फॉल्स एक साथ नहीं आ सकता, तो क्या आंसर फॉल्स होगा यहाँ पे? नहीं, आंसर ट्रू होगा, राइट। तो इसका आंसर क्या आया, t एंड q बच गया, और p एंड नेगेशन q। कौन सा लॉ यूज किया तुमने, कॉम्प्लीमेंट लॉ। इतना क्लियर हो गया। और अगर कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया, कॉम्प्लीमेंट के नेक्स्ट बाद ही क्या यूज करना होता है हमें, आइडेंटिटी। वेरी गुड। अब आइडेंटिटी यहाँ पे लग रहा है ना, आइडेंटिटी क्यू है ना, क्यू के साथ कौन सा साइन है, एंड। एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अब क्यू के ऊपर केसेस बन सकते हैं ना। अगर क्यू को ले लिया ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो गया, और क्यू को ले लिया फॉल्स, तो फॉल्स आ जाएगा। जो क्यू को ले रहा हूँ वही रिफ्लेक्ट हो रहा है आंसर में, सो इट इज डायरेक्टली क्यू। और p एंड नेगेशन q, कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या नोटिस कर सकते हो, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी, तीनों के बीच में साइन कौन सा, सेम साइन है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है। वहाँ पे और बीच में एंड है। अगर डिफरेंट क्वांटिटीज यूज, डिफरेंट लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज हो रहे हो, तो क्या यूज करना, डिस्ट्रीब्यूटिव। वेरी गुड, वेरी गुड। अब डिस्ट्रीब्यूट यूज करो, तो आप क्या करने वाले हो, क्यू को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले ओवर p एंड ओवर q, ठीक है। q के साथ कौन सा साइन अंदर जाएगा, और ना, सो इट इज इक्विवेलेंट टू q और p एंड q और नेगेशन q। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे डाउट आया, नहीं। फर्स्ट ब्रैकेट में कुछ हेल्प हो सकती है क्या, नहीं, पर सेकंड ब्रैकेट में कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है, हाँ, Q है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, राइट। तो आप कॉम्प्लीमेंट लॉ के बारे में सोच रहे हो, करेक्ट है नूर। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ के बारे में सोचो। अगर मेरा Q है, और है ना, और में क्या चाहिए था, दोनों फॉल्स चाहिए, तो आंसर फॉल्स, नहीं तो ट्रू आने वाला है। पर क्या दोनों फॉल्स एक साथ आ पाएगा, कभी नहीं। एक ट्रू तो दूसरा फॉल्स, एक फॉल्स तो दूसरा ट्रू, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ट्रू। वेरी गुड। तो Q, और यहाँ पे क्या यूज कर दो, कम्यूटेटिव। पहले Q है ना, कम्यूटेटिव, दैट इज योर कम्यूटेटिव, P और Q, एंड इसका आंसर आ रहा है ट्रू। कौन से दो लॉज यूज किया तुमने, पहले तो तुमने यूज किया कम्यूटेटिव, C और डबल M लिख दे रहा हूँ, इट मीन्स कम्यूटेटिव, एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यूज किया तो डायरेक्टली क्या यूज करना पड़ेगा, आइडेंटिटी। अब इसको एक सिंगल क्वांटिटी बोलो, और ये रहा t, है ना। इसका आंसर क्या होगा, p और q, राइट। p और q, कौन सा लॉ यूज किया तुमने, आइडेंटिटी लॉ। यहाँ पे डाउट आया किसी को, एंड दिस इज योर RHS, yes or no, and hence you can say it is proved. Is anyone have any doubt here? Okay, you write all the steps. पहले तो क्वांटिटीज आइडेंटिफाई कर लो, एक क्वांटिटी, दो और ये तीन, इन तीनों के बीच में सेम साइन है ना, और समझा, हाँ ऐसे। अगर वहाँ एंड होता तो भी आप एसोसिएटिव कर सकते थे।
ये तो अपने आप में ही एक ब्रैकेट है ना, तो वो तो एक सिंगल क्वांटिटी, इसके लिए इसके लिए इसके लिए वो खुद ही एक सिंगल क्वांटिटी होंगे ना। तब आप डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में सोच रहे होते हैं। अच्छा आप फिर से क्या नोटिस करो, वो चार के चार ही लॉज यूज हुए, एक एक्स्ट्रा लॉ क्या हो गया, कम्यूटेटिव। तो जब भी आप लॉस के बारे में सोचो, मैं 5 लॉस को हमेशा अभी बोल रहा हूँ, प्रेफरेंस जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, कॉम्प्लीमेंट, आइडेंटिटी एंड डी मॉर्गन्स। ठीक है, इसके बाद कौन से लॉस बच जाएंगे, कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ, आइडेम्पोटेंट, फिर एक एब्जॉर्प्शन लॉ होता है बट वो यूज करने की जरूरत नहीं है। Next question. Find the symbolic form of the given switching circuit. Construct its table and interpret your result. ठीक है। अच्छा interpret your result का मतलब क्या होता है, अगर 1 1 1 हमें पूरे के पूरे 1 मिल गए so lamp will always glow, और पूरे के पूरे 0 मिल गए lamp will never glow। कुछ पॉइंट्स पे मिलेगा तो उनके लिए जो भी स्विचेस है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, और कुछ पॉइंट्स पे 0 मिल गया उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। किसको हम ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं, हम ग्लो वाले को डिस्क्राइब करते थे, जो बच गए वो नेवर ग्लो वाले में आ जाएंगे। क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि एंड कब यूज़ होगा और कब यूज़ होगा, अगर आपके स्विचेस पैरेलल कनेक्टेड है तो और यूज़ होगा, करेक्ट, और अगर आपके स्विचेस सीरीज में कनेक्टेड है तो एंड यूज़ होगा, करेक्ट। जैसे आप इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो पैरेलल है ना, तो और यूज होगा, करेक्ट, और अगर सीरीज में है तो एंड यूज होगा, करेक्ट। सीरीज मतलब एंड, पैरेलल मतलब और। चलो अब आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितने स्विचेस यूज हुए हैं, 2 ही ना, S1 S2। अच्छा S1 को हर बार हम क्या बोल रहे थे, P। S1 डैश को हम क्या बोल रहे थे, नगेशन P। S2 को हम क्या बोल रहे होते थे, Q, और S2 डैश को हम क्या बोल रहे थे, नगेशन Q। सो सोल्यूशन देख लो इसका, लेट P बी द स्विच S1, नगेशन P भी यूज हुआ है ना, S1 डैश देखो यहाँ पे S1 डैश यूज हुआ है देखो, सो इट इज व्हाट, the switch S1 dash, okay, then you have your S2, so therefore for that you will take your Q, the switch S2, and negation of Q, the switch S2 dash। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, एक एक करके टैकल करते हैं सम को। पहले तो इस पैरेलल वाले कंडीशन को देख लो, ठीक है, और यूज होगा, वेरी करेक्ट। नाउ द symbolic form of the given circuit is okay, क्या हो जाएगा, देखो S1 एंड S2 पैरेलल है, मतलब P और Q, आपने इसकी बात कर ली। अब क्या नोटिस करो, ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो सीरीज में है S1 S2 के साथ, एंड आ जाएगा। ये पूरा का जो पूरा बॉक्स है वो पूरा का पूरा बॉक्स ही तो सीरीज में है ना, S1 डैश एंड S2 डैश के साथ। अगर वो सीरीज में है तो क्या यूज होना चाहिए, एंड S1 डैश है ना, ये S1 डैश है तो क्या हो जाएगा, नगेशन P, एंड ये क्या है S2 डैश मतलब नगेशन Q। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। इतना क्लियर हो गया, या डाउट आ रहा है, ओके। अब इसका क्या करना है, कंस्ट्रक्ट स्विचिंग टेबल। स्विचिंग टेबल याद है ना, जिसमें आप वो P Q
प्रेफरेंस किसको आता था, पी क्यू के बाद नेगेशंस को प्रेफरेंस आता था, फिर वहां पे आप 1 1 0 0 ले रहे होते थे, ठीक है। नाउ द स्विचिंग टेबल, और उसको इंटरप्रेट करना है, स्विचिंग टेबल। अच्छा एक बात बताओ, कितने क्वांटिटीज है आपके पास? 3 क्वांटिटीज है ना, 1 2 3, 3 का टेबल एक साथ ड्रॉ करने से अच्छा मैं क्या कर दूं, मैं एसोसिएटिव लॉ यूज करके इन दोनों को एक साथ ले लो। क्यों एसोसिएटिव? क्योंकि दोनों के बीच में एंड यूज हुआ है, तीनों के बीच में एंड यूज हुआ है, करेक्ट? करेक्ट हो गया। अब इसका टेबल बन जाएगा, ये डाउट आ रहा है? चलो अब इसका टेबल, तो आप पहले P ड्रॉ कर लो, Q ड्रॉ कर लो, प्रेफरेंस P Q के बाद प्रेफरेंस किसको जाता है, नेगेशन को, सो नेगेशन P नेगेशन Q। अब दोनों बॉक्सेस को सेपरेटली ड्रॉ कर लो, सो P और Q, और फिर नेक्स्ट बॉक्स क्या है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। अब इन दो बॉक्सेस के बीच में क्या यूज हुआ है, एंड। लिख पाना पॉसिबल नहीं होता ना, अगर जब आपके पास लिख पाना पॉसिबल ना हो तो इसको नंबरिंग कर दो, इसको 1 बोलो, इसको 2 3 4 5 6, ये टर्म तुम्हारा 5 है और ये टर्म तुम्हारा 6 है, तो नेक्स्ट तुम्हारा जो कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, 5 एंड 6 का। इतना क्लियर हो गया? हाँ 4 बनेगा, वेरी गुड। इतना क्लियर हो गया तुम सबको, ये डाउट आ रहा है? और इसको तुमने बोलना है 7 ना, इसको तुमने बोलना है 7। ये पैटर्न सजेस्ट किया जाता है बोर्ड्स में भी, ठीक है। अगर आपके पास स्टेटमेंट पैटर्न्स में जब आप ड्रॉ करते हो टेबल, या स्विचिंग टेबल या बोलो, या जो भी आपका ट्रुथ टेबल बोलो, उसमें अगर आपके पास स्पेस कम पड़ने लगते हैं तो आप उन्हें नंबरिंग से आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये प्रेफरेबल है। नाउ ये है स्विचिंग टेबल। स्विचिंग टेबल में क्या आता है, 1 TTFF नहीं, वो ट्रूथ टेबल में हुआ, ठीक है। ये स्विचिंग टेबल है, ये 1 1 0 0 1 0 1 0। अब किसका नेगेशन फाइंड करना है, P का, तो 1 बन जाएगा 0 और 0 बन जाएगा 1, ये करेक्ट हो गया। इसका क्या होगा, 0 1 0 1। यहाँ तक डाउट आया? अब क्या चाहिए, P और Q, और मतलब क्या, दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, और फॉल्स मतलब 0, तो दोनों 0 तो आंसर 0, नहीं तो ट्रू, नहीं तो 1 1 1 1, एंड देन देखो दोनों 0 है तो आंसर भी क्या आने वाला है। क्लियर हो गया? फिर क्या चाहिए, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। एंड यूज हुआ है ना, एंड में क्या चाहिए, 1 1 रहा तो 1, नहीं तो 0। क्या इसके बीच में दोनों 1 1 है, नहीं, तो आंसर 0। दोनों 1 1 है, नहीं, 0 0, देखो दोनों 1 1 है, आंसर इज 1। ये क्लियर हो गया? और फिर नेक्स्ट वाले में क्या यूज हुआ है, 5 एंड 6, राइट। और एंड में अभी हमने क्या बोला, अगर दोनों 1 1 रहा तो आंसर 1, नहीं तो 0। क्या दोनों 1 1 है, 0। क्या दोनों 1 1, नहीं, सब में 0 ना। अब तुम इंटरप्रेट क्या कर सकते हो, क्या लैम्प तुम्हारा ग्लो हो रहा है, नहीं, पूरे के पूरे वैल्यूज 0 आ रहे, राइट। सो लैम्प विल नेवर ग्लो इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्विचेस, बोल सकते हो, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्विचिंग सर्किट। चले कंक्लूड करें। So from the last column of, from the 7th column
of switching table, the lamp will never glow irrespective of switches. Okay, यहाँ पे डाउट आ रहा है किसी को? नहीं ना? ये क्वेश्चन आई गेस 3 मार्क्स के लिए आना चाहिए, 3 या 4 मार्क्स के लिए भी सफिशिएंट है। 1 मार्क्स या 1 या 2 मार्क्स आप यहाँ पे मान के चलो और 2 मार्क्स यहाँ, 1 मार्क्स इसके लिए मान के चलो, 2 मार्क्स ये टेबल के लिए और 1 मार्क्स यहाँ पे, तो टोटल 4 मार्क्स तुम्हारे पास होने चाहिए। ओके, 4 मार्क का ही था शायद सीधे। और जब भी टेबल ड्रॉ करो ना, प्रॉपर स्केल और पेंसिल यूज किया करो, ठीक है? चलो अभी आगे चलते हैं, ठीक है? फटाफट लिखो, हो गया? क्या लिखा है? स्टेट कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? पढ़ा हुआ है ना कंडीशनल स्टेटमेंट? कौन सा वर्ड यूज होता है कंडीशनल स्टेटमेंट में? कौन सा वर्ड यूज होता है कंडीशनल स्टेटमेंट में? यहाँ देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा है ना। क्वेश्चन को तुम बाद में समझो, पहले बताओ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? जिसमें इफ और देन यूज हुआ हो, है ना? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें वर्ड इफ और देन बना हुआ है, कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड इफ एंड देन इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? चलो, वो तो तुम्हारे सोल्यूशन का पार्ट है। अब इसका सोल्यूशन देखो क्या होता है। इसका सोल्यूशन देखो क्या दिया है हमें। क्या चाहिए? कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। पहले मैं एक रिकॉल करवाता हूँ, रिकॉल देख लो। ओके, फॉर अ कंडीशनल स्टेटमेंट, फॉर अ कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q, ये आपको मान लो ऐसा कुछ दिया है। फर्स्ट वन इज व्हाट? कन्वर्स। फर्स्ट वन इज, कोई बताएगा कन्वर्स क्या हो सकता है? Q implies P, यही होता है ना कन्वर्स। सेकंड क्या होता है? सेकंड क्या चाहिए? इनवर्स, राइट? यस, किसका? फर्स्ट वाले का। negation P implies negation Q। थर्ड क्या होता है? कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब इसका negation। ओके, negation ऑफ Q implies negation ऑफ P। अच्छा सुनो, इतना ही नहीं लिखना होता है। मैं अक्सर नोटिस कर रहा होता जब मैं पेपर चेक कर रहा हूँ, लोग लिख रहे हैं Q implies P और उतने पे आंसर छोड़ के आ रहे हैं। नहीं, अगर तुमको वर्बल फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है तो आपका आंसर भी वर्बल फॉर्म में ही होना चाहिए। They are not saying you just express the given question in symbolic form. They are saying find converse, inverse and contrapositive। तो सिर्फ इतना लिख के आओगे तो पूरे मार्क्स एक्सपेक्ट मत करो। मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, पर पूरे मिले ऐसी गारंटी भी नहीं है, ठीक है? जब तक उसको वर्बल फॉर्म में ना लिख के आओ। ये क्लियर हो गया? अब इसका सोल्यूशन देखो। सो लेट P किसका बोल दिया? If a sequence is bounded then it is convergent, right? If a sequence is bounded then it is convergent। कौन से दो स्टेटमेंट यूज हुए? सिंपल स्टेटमेंट्स। कौन से दो सिंपल स्टेटमेंट यूज हुए? एक तो a sequence is bounded और दूसरा कौन सा सिंपल स्टेटमेंट यूज हुआ है? It is convergent। करेक्ट है? फर्स्ट वाले को तुम हमेशा क्या बोल रहे होते हो? P। सो अ सीक्वेंस, वेरी गुड। और Q को क्या बोल रहे हो आप? इट इज कॉन्वर्जेंट, राइट? ये तुम्हारा हो गया। Therefore the symbolic form of the given statement is what? The symbolic form
of the given statement is, क्या हो जाएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म? P implies Q. इतना क्लियर हो गया? अब फर्स्ट तुमको क्या फाइंड करना है नाउ? व्हाट इज कॉन्वर्स? कॉन्वर्स क्या होता है? कॉन्वर्स इज Q implies P. इसका वर्बल फॉर्म क्या होगा? इसका वर्बल फॉर्म क्या होगा? दैट इज, अच्छा ये एरो यूज हुआ ना, एरो मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट, और कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब इफ देन यूज होना चाहिए, करेक्ट है? सो इफ अ सीक्वेंस, इट इज मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं? वो दोनों जगह सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। सीक्वेंस बाउंडेड है और सीक्वेंस ही कन्वर्जेंट है। आप जब स्टार्ट करते हो तो इट इज नहीं आना चाहिए, ओके? ये क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप स्टेटमेंट को स्टार्ट कर रहे हो तो आप बताओ कि व्हाट इज इट इज गिवन। इट इज मतलब हम सीक्वेंस की बात कर रहे हो, ओके? सो दैट इज अ सीक्वेंस if a sequence is convergent, then it is बाउंडेड। ये समझ में आ गया? आपने वर्ड तो फॉर्म कर लिया, सेंटेंस तो फॉर्म कर लिया, पर वो सेंटेंस में इट इज को पहले बताना होता है कि वो आपका इट इज है क्या एक्चुअली में। आप इट इज मतलब आप हर बार सीक्वेंस की बात कर रहे हो वहां पे, राइट? क्लियर हो गया? तो वो जरूरी है बताना। इतना क्लियर हुआ? नाउ सेकंड वन इज व्हाट? इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? negation P implies negation Q. ओके, इतना क्लियर हो गया? क्वेश्चन विजिबल है ना सबको? चलो स्पेस कम पड़ेगा। ओके, कन्वर्स हो गया, इनवर्स हो गया। इनवर्स क्या होता है? नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। अच्छा, नेगेशन मतलब कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए? नेगेशन मतलब कौन सा वर्ड? नॉट, राइट? नॉट। नेगेशन मीन्स आपका वर्ड नॉट यूज होना चाहिए वहां पे। और कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, सो दैट इज इफ अ सीक्वेंस is not bounded, then it is not convergent. ये इतना समझ में आ गया या डाउट आ रहा है यहाँ पे किसी को? क्लियर है? ओके, चलो आगे देखो। फिर कॉन्वर्स निकाल लिया, इनवर्स निकाल लिया, नेक्स्ट इज व्हाट? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या होगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव? क्या लिखा हमने वहां पे? क्या लिखा वहां पे? नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। और नेगेशन यूज हुआ मतलब वर्ड नॉट यूज होना चाहिए, राइट? विथ योर कंडीशनल स्टेटमेंट। So that means what? That means what? That is if a sequence, Q क्या था आपका? It is not convergent. If a sequence is not convergent, then it is not बाउंडेड। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। ये तो तुमको आना चाहिए ना। अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए, ठीक है? क्या बनाना है तुमको?
क्या बनाना है तुमको? इसका टेबल बनाना है। क्या बनाना है? ट्रुथ टेबल। हाँ, TF वाले आपके जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है। कितने स्टेटमेंट यूज हुए हैं यहाँ पे? कितने स्टेटमेंट लेटर्स यूज हुए हैं? 2, P एंड Q, राइट। सो द ट्रुथ टेबल सोल्यूशन देखो इसका, द ट्रुथ टेबल of the given statement pattern, ठीक है। यहां पे ऐसे तुम लिखो ट्रुथ टेबल, पहले कौन आएगा? P आएगा, फिर कौन आएगा? Q। P Q के बाद किसको प्रेफरेंस होता है? नेगेशन को, राइट। सो नेगेशन P यूज हुआ है क्या? नेगेशन P कहीं यूज ही नहीं हुआ है, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर कौन यूज हुआ? नेगेशन Q। नहीं, नेगेशन P यूज ही नहीं हुआ है, देखो पूरे स्टेटमेंट में नहीं यूज हुआ है, तो उसे अननेसेसरली क्यों ड्रॉ करना है? क्लियर हो गया? चलो, अब तुमको क्या क्या चाहिए? अब तुम ब्रैकेट ढूंढना चालू करो। अब तुम ब्रैकेट ढूंढना चालू करो। क्या हो जाएगा? पहला P एंड Q, फिर क्या हो जाएगा? P एंड Q के साथ और नेगेशन Q ना, P एंड Q और नेगेशन Q। ये तुमने लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ कर लिया। राइट हैंड साइड क्या है? P और नेगेशन Q। क्या? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, चाहिए तो ड्रॉ करो, नहीं तो फिर उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। कहाँ पे? आपने P एंड Q ड्रॉ करना था, P एंड Q ड्रॉ कर लिया। नेगेशन Q ड्रॉ करना था, नेगेशन Q हो गया। पहले नहीं नहीं, दोनों के बीच में इक्वल साइन हुआ है ना, तो इसका आंसर चेक करना है इन दोनों के आंसर्स इक्वल आ रहे कि नहीं। अगर इक्वल हो गया तो हमने वो क्या कर लेना? वेरीफाई हो गया। और अगर इक्वल नहीं आया तो वेरीफाई नहीं हुआ। इसको नंबरिंग दे दो, इसको बोलो 1, इसको बोलो 2, 3, 4। चलो अब यहाँ पे सुनो, तुमने नंबरिंग कर दी। अच्छा, नंबरिंग क्यों करते हो? ताकि बाद में आपको लिखने के लिए थोड़ा इजी हो जाए। फ्रॉम कॉलम 5 और फ्रॉम कॉलम 6 द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ कॉलम 5 इज इक्विवेलेंट टू ट्रुथ वैल्यूज ऑफ कॉलम 6, देयरफॉर दे आर इक्विवेलेंट। आइडेंटिकल बोलो और फिर इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा, ये ट्रुथ टेबल है, स्विचिंग टेबल नहीं है, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में T एंड F यूज होता है। तो स्टार्टिंग के 2 ट्रू हो गए, लास्ट के 2 फॉल्स। फिर क्या आ गया? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। उन अच्छा, किसका नेगेशन चाहिए? Q का ना, तो फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। अभी फोर्थ वाले में क्या चाहिए? P एंड Q। कौन सा स्टेटमेंट यूज हुआ है? कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज हुआ है? एंड ना। एंड मतलब क्या? यस, दोनों ट्रू रहा तो आंसर ट्रू, नहीं तो फॉल्स। क्या दोनों ट्रू है फर्स्ट में? वेरी गुड, तो आंसर आया ट्रू। ट्रू फॉल्स दोनों ट्रू है क्या? नहीं, तो आंसर आया फॉल्स, फिर फॉल्स। हाँ, गुड। अब ये फोर्थ वाले को क्या करना है? और लेना है नेगेशन Q के साथ, और लेना ना। अच्छा, और में क्या होता है? और में F रहा तो F, नहीं तो ट्रू। क्या दोनों F आने वाले हैं? नहीं, तो ये हो गया ट्रू, यहाँ पे ट्रू, ये हो गया फॉल्स, ये हो गया ट्रू। इतना हो गया, ठीक है। अब तुम 6th वाला देखो, क्या क्या लिया उन लोगों ने? P और नेगेशन Q ना, और यूज हुआ है, मतलब दोनों चाहिए फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड में देखना हमको, फर्स्ट में देखना है, थर्ड में देखना है। ट्रू और फॉल्स, आंसर क्या आने वाला है? ट्रू, क्योंकि दोनों फॉल्स चाहिए ना।
ट्रू और ट्रू, सो आंसर इज ट्रू. फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स. फॉल्स और ट्रू इज ट्रू. आपका कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन कंक्लूजन क्या होगा? फ्रॉम, नहीं सीधा सीधा लिखो ना. द ट्रूथ वैल्यूज, द ट्रूथ वैल्यूज of column 5 and column 6 are identical, right? Therefore क्या दिया आपने को? P and Q or negation Q is equivalent to P or negation Q is verified. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया या डाउट आ रहा है? चलो इसको ड्रॉ कर लो. ये सब इजी चीज है, ये सब को कभी छोड़ो मत एग्जाम में, कभी मत छोड़ो. पहला वाला तो हमने प्रूफ कर लिया ना. पहला वाला प्रूफ कर लिया ना हमने, है कि नहीं? यूजिंग ट्रूथ टेबल वेरीफाई. तो फर्स्ट वाला अपना हो चुका, राइट? फर्स्ट वाला अपना हो चुका. अब करना है सेकंड वाला. यूजिंग ट्रूथ टेबल वेरीफाई. अच्छा ये क्या है? ये डी मॉर्गन्स लॉ है. देखो डी मॉर्गन्स लॉ यही होता है ना, नेगेशन ऑफ पी और क्यू क्या होता है? नेगेशन ऑफ पी और का क्या बन जाएगा? एंड नेगेशन ऑफ क्यू. तो आंसर अपने को सेम आने वाला है, मतलब करेक्ट आने वाला है आंसर, राइट? जो भी दोनों का आंसर होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, दोनों ही ट्रू आने वाला है, मतलब सेम आने वाला है. करेक्ट हो गया? अब आगे देखो, इसका ट्रूथ टेबल देखो. सॉल्यूशन. ओके, द ट्रूथ टेबल of the given statement pattern क्या हो जाएगा? अच्छा कितने स्टेटमेंट लेटर्स यूज हुए हैं? दो ना, P एंड Q. दोनों के पास नेगेशन भी है, दोनों के पास नेगेशन है. तो प्रेफरेंस किसको है? नेगेशन को है. सो नेगेशन P, नेगेशन Q. फर्स्ट क्या चाहिए? P और Q. उसके बाद अपने को उसका क्या चाहिए? P और Q का क्या चाहिए? नेगेशन ना, होल नेगेशन. सो होल नेगेशन P और Q. और लास्ट वाला क्या चाहिए? नेगेशन P एंड नेगेशन Q. चलो ओके. अब पहले इनको नंबरिंग दे दो. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ट्रूथ टेबल में हमें किसके साथ प्रोसीड करना होता है? T एंड F के साथ. P का क्या होगा? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. Q का क्या होने वाला है? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ये तो आना चाहिए ना बेसिक्स. चलो अभी नेगेशन ऑफ P. नेगेशन ऑफ P मतलब क्या? ट्रू का क्या होने वाला है? फॉल्स. और फॉल्स का क्या होने वाला है? ट्रू. सो फॉल्स
फॉल्स ट्रू ट्रू। नेक्स्ट क्या चाहिए, नेगेशन ऑफ क्यू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब क्या चाहिए, पी और क्यू, इन दोनों का और मतलब दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, करेक्ट है, नहीं तो ट्रू। दोनों फॉल्स नहीं है तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स नहीं तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स नहीं है तो आंसर ट्रू। क्या दोनों फॉल्स है, लास्ट वाला दोनों फॉल्स है तो आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स। अब ये फिफ्थ का भी हमें क्या चाहिए, सिक्स्थ वाले में क्या चाहिए, फिफ्थ वाले का नेगेशन। देखो सिक्स्थ वाले में क्या चाहिए, फिफ्थ वाले का नेगेशन, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स 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 और ट्रू। नेक्स्ट वाला क्या है, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, मतलब 3 और 4 के बीच में एंड चाहिए, राइट। एंड में क्या होता है, टी रहा तो टी, नहीं तो एफ, तो दोनों टी है क्या, नहीं तो एफ, दोनों टी एफ, दोनों टी नहीं है एफ, दोनों टी, यहां पे दोनों टी है। इतना क्लियर हो गया। अब इसका कंक्लूजन करो। सो व्हाट इज योर कंक्लूजन, कंक्लूजन मत करो, ठीक है, आवाज मत करो। अभी यहाँ पे कंक्लूड करो अपने आंसर को। क्या होगा, हम कौन सा दो कॉलम्स को देख रहे हैं, हम कॉलम 6 एंड कॉलम 7 को देख रहे हैं। सो द ट्रुथ वैल्यूज of column 6 and column 7 are identical, right? Hence negation of P or Q is equivalent to negation of P and negation of Q is verified. यहाँ पे डाउट आया क्या आप में से किसी को, डाउट आया किसी को यहाँ पे, ये इजी क्वेश्चन है। चलो आगे चले, हो गया ये लिख के। अब आगे देखो, फिर से वही कन्वर्स और, अच्छा यहाँ पे दो ही चीजें पूछी है, कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा इनवर्स क्या होता है, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, राइट। पहले यहाँ पे पी एंड क्यू आइडेंटिफाई कर लो, कंडीशनल स्टेटमेंट है ना। सो सोल्यूशन देखो इसका, चलो यहाँ पे P देखो क्या होगा, लेट P क्या होगा यहाँ पे P, कौन से दो कंडीशन, कौन से दो सिंपल स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख रहे हो, एक तो है x इज लेस देन y और दूसरा है x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर, ये करेक्ट है। आपका P क्या बनने वाला है, बोलो क्या, x लेस देन y, वेरी गुड, और Q क्या बनने वाला है, x square less than y square, okay, therefore the symbolic form किसमें, उसमें 3 थे, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव था। ये तो हमने इसके पहले ही किया ना फारूक, ये तो हमने ऑलरेडी, हाँ वही क्वेश्चन ही है, देखो ओके ये रहा। तो आपने पी एन क्यू आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करो, द सिंबॉलिक फॉर्म क्या होने वाला है इसका, सिंबॉलिक फॉर्म P implies Q, कौन सा वर्ड यूज हुआ है, इफ देन ना, और अगर इफ देन वर्ड यूज हुआ है तो कौन सा स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट, और कंडीशनल स्टेटमेंट को आप लिखते कैसे हो, बाय शोइंग द एरो, राइट। नाउ what you want to calculate is inverse and contrapositive, ठीक है। फिर से रिकॉल करें या चीजें याद हैं आपको, याद है ना, चलो। now the first one is what,
द कॉन्वर्स इनवर्स ना, द इनवर्स कॉन्वर्स निकाल लिया तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आपको हेल्प हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, और कॉन्वर्स होता है क्यू इम्प्लाइज पी। बट ठीक है, जितना पूछा उतना ही लिखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, पहला चीज दिया है इनवर्स। व्हाट इज इनवर्स? इज negation P implies negation Q। इसका वर्बल फॉर्म देखो, हर बार मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बोला था कि यूजुअल गलतियां कहाँ पे होती है, आप ना सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के आ जाते हो ना, जो कि पूछा ही नहीं है, उन्होंने पूछा उसका वर्बल फॉर्म। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म तो आपको हेल्प कर रहा है वर्बल फॉर्म को लिखने के लिए ना। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, दैट इज क्या हो जाएगा इसका, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज हुआ है ना, इफ negation P means what, x is not less than y, then x square is not less than y square। और कैसे, अच्छा इसको लिखने का एक और पैटर्न है, अगर मुझे यही लिखना है तो मैं और कैसे लिख सकता हूँ, और इफ अगर वो लेस नहीं होगा तो क्या होगा, ग्रेटर होगा ना। अगर x मेरा, हाँ तो मेरा ग्रेटर इक्वल हो सकता है, ग्रेटर इक्वल y, देन x स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल y स्क्वायर। ये लिख के आ जाओ, चाहे ये लिख के आ जाओ, दोनों ही इक्विवेलेंट है। करेक्ट हो गया ना। दूसरा क्या पूछा उन्होंने, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा इसका, negation Q implies negation P। that means what, that is, दूसरे कलर से लिखेगी सेम कलर से, चलो लिखते हैं, that is what negation Q, negation Q means what, if x square is not less than y square, then x is not less than y। और अगर नॉट लेस देन नहीं यूज करना है तो आप ग्रेटर इक्वल यूज करो। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, और करके लिख लो, इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल वाई स्क्वायर, देन एक्स इज ग्रेटर इक्वल वाई। ये क्लियर हो गया। एग्जाम में क्या सर दोनों लिख के आना है, नहीं कोई एक लिख के आना है, ठीक है, इतना टाइम भी नहीं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। चलो क्या लिखा है, क्या लिखा है ये, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंबॉलिक फॉर्म। ये सर्किट को बस सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के छोड़ देना। क्या नोटिस करो यहाँ पे S1 डैश है, ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये S1 डैश दिख रहा है मुझे, वो S वो डैश है कि नहीं पता नहीं चल रहा है, नहीं नहीं डैश नहीं है ना, डैश नहीं है, ठीक है। S1 है, S2 है, S3 है, डैश उन्होंने कहीं पे भी यूज नहीं किया है, करेक्ट। कितने स्विचेस उन्होंने यूज किए हैं, 3, तो कितने लेटर्स यूज होंगे, 3, P Q R। इसका सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन P और Q एंड R, राइट, आंसर होगा वो। ओके क्या ले लो यहाँ पे, हाँ बस वही लिखना है, हाँ सर्किट इज क्लोज्ड। ओके क्या हो गया यहाँ पे, लेट P बी द स्विच S1, Q इज क्लोज्ड बोलो, वो तो ठीक है ना, वो छोड़ दो, लिखना है तो लिख लो, स्विच इज क्लोज्ड, हालांकि वो क्लोज्ड फॉर्म में ही है, ओपन फॉर्म में वो मेंशन करने की जरूरत है या नहीं वो पता नहीं। S2 R क्या है, द स्विच S3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अगर सुनो, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स तो तुमको ये डिस्क्राइब करने में ही चले जाएंगे, जब डिस्क्राइब करो तो अच्छे से आप डिस्क्राइब कर लो,
यहाँ ना आप लैम्प को भी इंट्रोड्यूस करो, ठीक है, एल द लैम्प, नहीं बैटरी नहीं, बैटरी को जान दो, बैटरी के लिए हम कोई स्पेसिफिक नाम नहीं ले सकते, बट लैम्प को उन्होंने कैपिटल एल बोला है जिसको हमने मेंशन कर दिया. ओके, नाउ द सिंबॉलिक फॉर्म of the given switching circuit क्या होगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म. पहले तो एक चीज नोटिस करो, कौन से दो स्विचेस सीरीज में, S2 S3 सीरीज में ना, एंड आ जाएगा. सो S2 मतलब P एंड R, नहीं Q एंड R ना, S2 S3. हाँ बोलो, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का. Q एंड R, कौन सा? हाँ लिखना तो लिख दो, नहीं तो जाने दो. इतना समझ में आ गया. अब देखो तुमने क्या किया, S2 S3 जो सीरीज में, तो तुमने उसको लिख लिया, पर S1 S2 पैरेलल है किसके साथ, सॉरी S2 S3 पैरेलल है किसके साथ, S1 के साथ. और अगर पैरेलल है तो कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव, और ना, और विथ P is the required symbolic form. ओके, इतना लिखने का 2 मार्क्स. यहां पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको. राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आतिफ फोन बंद करो. क्या दिया है, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एक एक करके आंसर निकालते हैं. 2 क्या दिया हुआ है, 2 इज rational number which is correct है ना. √2 is an irrational number which is also correct. चलो यहां पे सुनो, क्वेश्चन रीड करो, क्या दिया है, राइट द ट्रूथ वैल्यूज of the following statements. First one, चलो अब क्वेश्चन पढ़ो. यहाँ पे क्या दिया है, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट दिया है 2 इज अ रैशनल नंबर. 2 इज अ रैशनल नंबर ना. ओके, सो सोल्यूशन देखो यहाँ पे. हाँ, एनी नंबर विच यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P by Q. क्या आप 2 को P by Q के फॉर्म में लिख सकते हो, लिख सकते हो ना. इसको आप 2 by 1 लिख सकते हो, देखो. सो इट इज रैशनल. P कोई नंबर हो सकता है, Q कोई नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, या इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली नेचुरल, कोई भी नंबर. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अब यहाँ पे क्या दिया है, लेट, फर्स्ट वन के लिए करो ना, फर्स्ट वन. लेट व्हाट इज योर P हियर इज, क्या हो जाएगा यहाँ पे P. दो सिंपल स्टेटमेंट यूज हुए, राइट. एक यूज हुआ है 2 इज अ रैशनल नंबर. मैं लिटरली सर को बता दूंगा, अफजल तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो तुम क्लास को. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, √2 इज एन इरैशनल नंबर. तो आपने 2 स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लिए. एक है P विच इज 2 इज अ rational number, which is what, which is what, which is a true statement, which is a
true statement. Therefore, truth value, the truth value of P is capital T. अगर वो ट्रू है तो आप उसे कैपिटल टी से डिनोट करते हो ना, yes or no? If any statement is true, then you denote its truth value by what? Capital letter T. Now, what is your Q here is? Q is what? Root 2 is an irrational number. Is root 2 an irrational number? Yes, it is an irrational number, which is a true statement. Which is a true statement. Therefore, the truth value of Q is true. इतना क्लियर हो गया? द सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? द सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? कौन सा स्टेटमेंट लॉजिकल कनेक्टिव यूज हुआ है? कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज हुआ है यहाँ पे? एंड सो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा क्या? उल्टा ए है ना, तो आपका ये क्या बनने वाला है आंसर में? P and T, sorry not T, it is Q. P and Q, इतना हो गया. अच्छा, P की वैल्यू क्या है? Which is equivalent to what? True and true. अच्छा, दोनों ही ट्रू है और लॉजिकल कनेक्टिव है and, तो ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? ट्रू, which is equivalent to your true. Therefore, the truth value of the given statement is capital T. यहाँ पे डाउट आया किसी को? तो ये रहा फर्स्ट का आंसर. अब सेकंड देख लो. सेकंड क्या है यहाँ पे? वहां पे कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज हुआ है? पहले ये बता दो तुम, कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज हुआ है? और ना, और यही है ना? चलो, तो कौन सा दो सिंपल स्टेटमेंट आपको वहां पे दिख रहे हैं? 2 + 3 = 5 और दूसरा क्या? √2 + √3 is √5. So let P, what is P is 2 + 3 = 5. हाँ, 1 मार्क्स यहाँ पे, 1 मार्क्स यहाँ पे. एक्चुअली हमने चीज़ों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, पर एक्सप्लेन करना भी जरूरी है ना. अगर चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हो मतलब आप उन चीज़ों को समझ भी रहे हो. क्लियर हो गया? अगर आपने चीज़ों को समझा ही नहीं तो आप डायरेक्टली आंसर लिखो, मे बी वहाँ पे आंसर्स गलत होने के चांसेस बढ़ जाए. समझा? जब चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करते हो तो आपको आंसर्स काफ़ी अच्छे से समझ में आते हैं. ठीक है, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो, क्या दिया है? हाँ, वहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा यूज हुआ है? एंड से पहले क्या यूज हुआ है? 2 इज अ रैशनल नंबर, तो आपने उसको P बोल दिया. अब 2 एक रैशनल नंबर होता है. जब वो रैशनल नंबर है तो ये जो भी दिया है वो क्या हो गया? ट्रू हो गया. तो P की ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई? कैपिटल T. और Q क्या हो गया यहाँ पे? √2 इज एन इररेशनल नंबर, जो फिर से करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है ना. तो Q का भी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया? T. अब यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव क्या यूज हुआ है? एंड ना, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? P and Q, ऐसे ही लिखते हो. P की वैल्यू क्या मिली तुमको? कैपिटल T. Q की वैल्यू क्या मिली तुमको? फिर से कैपिटल T. लॉजिकल कनेक्टिव है एंड ट्रू एंड ट्रू, आंसर इज ट्रू. आपने कंक्लूड किया अपने आंसर को. द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज कैपिटल T. फॉल्स मतलब अगर मैं उस
मान लो एक स्टेटमेंट √2 को ही मैं रैशनल नंबर बोल रहा हूँ, √2 को रैशनल, तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगा f। सो यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा t एंड f। अब एंड है ना, एंड का कंडीशन क्या था, दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अगर मैं मेरा ये वैल्यू फॉल्स बन जाएगा तो ये वैल्यू फॉल्स बन जाएगा, दोनों ट्रू आएंगे, नहीं तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा फॉल्स। बट वो तो बात की बात है ना, अभी तो हमें दोनों ट्रू दिया हुआ है, करेक्ट। वहां पे क्या मिला, 2 + 3 = 5 which is a true statement. Therefore the truth value of P is capital T। इतना क्लियर हो गया तुम सबको। अब यहाँ पे Q क्या है, Q क्या है वहां पे, √2 + √3 = √5। Is this correct? नहीं ना, it is not correct. So which is a false statement. Therefore the truth value of Q is capital F। यहाँ पे डाउट आया आप सभी को? What is the symbolic form? The symbolic form, yes, symbolic form क्या होने वाला है, और यूज हुआ है ना, और तो क्या हो जाएगा P और Q which is equivalent to P का वैल्यू क्या मिला तुमको T, और Q का वैल्यू क्या मिला आपको F, राइट। F। अब वहां पे लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा यूज हुआ है, और में क्या चाहिए था, दोनों फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर क्या आने वाला है फॉल्स, पर क्या दोनों फॉल्स वहां पे दिख रहा है आपको, नहीं, तो आंसर क्या आने वाला है ट्रू। ये करेक्ट हो गया। Therefore what is your conclusion, the truth value of the given statement is capital T। Is this clear to all of you? I guess ये visible है ना, हाँ visible है। क्या दिया है, राइट द डुअल। डुअल क्या होता है, एंड का हो जाता है और का हो जाता है एंड, ट्रू का हो जाता है फॉल्स, फॉल्स का हो जाता है ट्रू, ऑल का सम का ऑल। याद है ना आप सभी को, टोटोलॉजी का, चलो लिखता हूँ, एक रिकॉल करवाता हूँ, वो देख लो। यहां पे तुमको स्टेटमेंट लॉजिकल कनेक्टिव कह लो, और यहां पे उसका डुअल, ठीक है। एंड का डुअल और का डुअल एंड, फॉर ऑल, इसको क्या पढ़ते हो तुम, इसको क्या पढ़ते हो, फॉर ऑल है ना, यही होता ना फॉर ऑल। क्वांटिफायर्स याद है, दो क्वांटिफायर्स होते हैं, एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसका डुअल क्या हो जाएगा, इसका नेगेशन एक्चुअली होना चाहिए, हाँ, एंड का डुअल और का डुअल एंड। फॉर ऑल का, हाँ, फॉर ऑल का नेगेशन मेरे हिसाब से देयर एग्जिस्ट होना चाहिए, तो फॉर ऑल को अभी के लिए फिलहाल छोड़ दो, ओके। ऑल का क्या हो जाएगा, ऑल का डुअल, ऑल का नेगेशन हो जाएगा सम, नेगेशन की बात कर रहे हो तो यहाँ डुअल नहीं आया, राइट। ट्रू का क्या होने वाला है फॉल्स, फॉल्स का क्या आने वाला है ट्रू। टोटोलॉजी को कैसे लिखते हो तुम, स्मॉल टी, टोटोलॉजी को तुम कैसे लिखते हो स्मॉल टी, तो टोटोलॉजी का क्या हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्ट्राडिक्शन को क्या लिखते हो स्मॉल सी, कॉन्ट्राडिक्शन का डुअल क्या हो जाएगा
टोटोलॉजी। ये क्लियर हो गया? तो इसका आंसर लिखो, क्या हो जाएगा? द डुअल ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या हो जाएगा? P। नेगेशन का डुअल नहीं होता, राइट? तो नेगेशन ही रहेगा। एंड का क्या होने वाला है? और नेगेशन P इक्विवेलेंट टू फॉल्स का क्या हो जाता है? ट्रू इज द रिक्वायर्ड आंसर। 1 मार्क का क्वेश्चन। हाँ ऊपर ही है ना, यही है ना? चलो देख लेते हैं उसको। 2 MCQ है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, पर इजी है, ठीक है, फटाफट हो जाएंगे। ये इसको इरेज करूं, ये डुअल्स वाला है जो रिकॉल करवाया। चलो क्या दिया है? मैं MCQ नंबर 1 की बात करो, ठीक है? फर्स्ट MCQ क्या दिया है? P एंड Q क्या होना चाहिए? फॉल्स, है ना? और दूसरा क्या दिया उन्होंने? P implies Q is also false। ये समझ में आ गया? P एंड Q भी उन्होंने क्या दिया? अगर आप क्वेश्चन रीड करो क्या दिया हुआ है? If P and Q is false, P implies Q is false, then the truth value of P and Q are what? इन चारों में से आंसर निकालना है, ठीक है? इस क्वेश्चन को करना है तो तुम डायरेक्टली तुम्हारे आंसर से, ऑप्शन से तुम आंसर्स निकाल सकते हो, या फिर तुम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ढूंढो। आंसर जो ऑप्शंस दिए हैं उससे आंसर निकाल सकते हो, या तो फिर तुम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ढूंढना चालू करो। पहले क्या करना है? पॉसिबिलिटीज ढूंढना है। यहाँ पे सबसे यूजफुल कौन सा स्टेटमेंट लगता है मुझे? P implies Q, है ना? मुझे क्या पता है? ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स क्या आने वाला है? फॉल्स। और ट्रू एंड फॉल्स क्या आने वाला है? फॉल्स। दोनों ही केस में मेरा T का वैल्यू, P का वैल्यू T और Q का वैल्यू फॉल्स सेटिस्फाई कर रहा है गिवन क्वेश्चन को। करेक्ट है कि नहीं? ओके, नहीं समझा? फिर से देखो, उन्होंने क्या दिया हुआ है? P implies Q equals false। मुझे यहाँ से कोई हेल्प मिल ही नहीं रही, या मुझे वहाँ सोचना भी नहीं है। मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? P implies Q is false। ऐसा कब होता है implies में? अगर आप रीड करो तो आपको क्या पता है? since true implies false, the answer is always false। करेक्ट है? क्या डाउट आ रहा है यहाँ पे? और ट्रू एंड फॉल्स भी हमेशा क्या आने वाला है आपको? फॉल्स। दोनों ही केसेस में अगर मैं P को ट्रू ले लूं और Q को फॉल्स ले लूं, मुझे दोनों ही बार आंसर फॉल्स मिल रहा है, मतलब वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा? हाँ नहीं, कौन सा? क्या FF रहा तो T, हाँ वो भी एक कह सकते हो, बराबर है। एक क्वेश्चन ये MCQ बाकी है ना बेटो। तो यहाँ पे कौन सेटिस्फाई कर रहा है आंसर को? सेकंड सेटिस्फाई कर रहा ना, T, F। देखो T, F करेक्ट है। और इसका आंसर निकालते हैं। ये लिख लिया था तुम लोगों ने, ये वाला लिख के हो गया था। देखते हैं ना आंसर क्या। शांति से बैठो। क्या दिया है? नेगेशन फाइंड करना ना। एंड का नेगेशन क्या हो जाता? और विथ नेगेशन साइन, राइट? सुनो, यहाँ पे तुमको ध्यान देने वाली बात क्या है? Q implies R। Q implies R क्या होता है? Q implies, आपने ये कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा है ना? देखो एक चीज तुमने पढ़ी है कंडीशनल में, P implies Q is equivalent to negation P और Q। ये पढ़ा हुआ है? अगर नहीं पढ़ा है तो ये यहाँ पे मेन
ऐसी वैल्यू है जिससे आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। P implies Q इज ऑलवेज negation P और Q, और ये हो ही नहीं सकता कि तुमने लॉजिक पढ़ा और ये वैल्यू तुमने यूज ही ना की हो। तुम लॉज जब पढ़ते हो तो वो लॉज में भी आता है, एक्सरसाइज 4 में भी इसका यूज है। एक्सरसाइज 4 में लिखा हुआ एक क्वेश्चन है, 4 मे बी 3rd या 4th में एक लिखा हुआ है कि आपको इफ और देन दिया हुआ है एंड दे आर सेइंग विदाउट यूजिंग इफ देन रीराइट द स्टेटमेंट, तो आप उसे इससे लिख रहे होते, तो इससे आप आंसर्स निकाल रहे थे। निकाले आगे, आगे आंसर निकाले। अब क्या मिलेगा, P एंड Q इम्प्लाइज R ना, इसके ऊपर ये वाला लॉ अप्लाई करो, कंडीशनल लॉ, तो क्या मिलेगा, P एंड नेगेशन Q और R। इतना क्लियर हो गया। अब इसका चाहिए तुमको क्या, नेगेशन। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब ये क्या हो गया, नेगेशन P एंड का क्या बनने वाला है, और इस ब्रैकेट के ऊपर क्या लगने वाला है, नेगेशन। इस ब्रैकेट के ऊपर लग गया नेगेशन, सो नेगेशन Q और R। इस ब्रैकेट को सॉल्व करो क्योंकि बाहर नेगेशन है ना। अगर मैं उस ब्रैकेट को सॉल्व करता तो मुझे मिलेगा क्या, नेगेशन P और नेगेशन ऑफ नेगेशन इज योर ओरिजिनल स्टेटमेंट, उसको हम इन्वोल्यूशन लॉ बोल रहे होते हैं। नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या हो गया, Q, और का क्या बन गया, एंड, और फिर क्या हो गया, नेगेशन R। जरा इसका फर्स्ट पार्ट तो छोड़ दो, सेकंड पार्ट में ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये Q एंड नेगेशन R। अब इसके ऊपर ये वाला रिवर्स वे में अप्लाई करो, देखो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट आंसर्स। इस चीज को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करता हूं यहां पे, तो क्या मुझे D आंसर मिल रहा है, ओके तो उसको रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करो। सो दिस मीन्स व्हाट, P implies Q एंड नेगेशन R। तो मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, D करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया, और ये रहा उसका सोल्यूशन। कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है।